तो एक तो शुरुआत करते हैं हम, है ना। बाकी के आते रहेंगे लोग। देखो, तो सबसे पहले है कि जानवरों की पहचान करने के, सॉरी, की पहचान के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, कि किस तरह से हम जो जानवर हैं उनको पहचान सकते हैं। मान लो कि हमने बहुत सारी संख्या में जानवर रखे हुए हैं, ठीक है, ग्रुप में। तो कैसे पहचाने कि भाई इस जानवर का ट्रीटमेंट हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, ठीक है, कौन सा जानवर कब बीमार रहा, मतलब कुल मिला के जानवर का जो रिकॉर्ड रखने के लिए जानवर को एक पहचान या नंबर देना बहुत आवश्यक होता है। तो उसी उसकी पहचान के आधार पर या उसके उस नंबर के आधार पर जानवर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और रिकॉर्ड से क्या मतलब है, या ये कहें कि जानवर को जो पहचान की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिस तरह से मनुष्य में, मनुष्य का तो क्या होता है, एक नाम होता है, ठीक है। यदि एक नाम के दो व्यक्ति हैं तो उनके सन ऑफ के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है, जाति के आधार पर पहचाना जाता है, क्षेत्र के आधार पर पहचाना जाता है। तो कुल मिलाकर के जो व्यक्ति है उसकी पहचान के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल जो आधार कार्ड चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, एक नंबर है उसमें, ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं वहां पर। तो वो क्या है, आपकी पहचान का एक तरीका, यूनिक, आपकी जो पहचान है वो आइडेंटिटी है, जिससे कहीं भी आप अंगूठा लगाओगे तो आपकी पहचान पता चल जाएगी, ठीक है, आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, आपके माता पिता कौन है। तो ठीक है, तो ये इस तरह का क्या होता है, ये पहचान का एक तरीका है मनुष्य का। अब बात करें कि भाई जानवर हैं, तो जानवर की जो पहचान, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लो कि हमारे पास कोई ग्रुप है या जानवरों का कोई ग्रुप है या डेयरी है, वहां पर बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है। तो उस डेयरी में या ग्रुप में जो जानवर हैं, ठीक है, तो उनकी पहचान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे नंबर एक बात, कि कोई भी पशु है, ठीक है, उसके इलाज के लिए, मान लो हमने उसका कोई इलाज किया, ठीक है, कोई बीमारी हुई इसको, कि किसी जानवर को कौन कौन सी बीमारी हुई और कब हुई, ठीक है, और इसका इलाज कब कब किया गया, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका है ये, कि भाई जब उसका कोई नंबर दिया जाएगा, उसकी पहचान दी जाएगी, तो उससे ये पता चलेगा, ठीक है। नंबर दो है कि उचित तरीके से जानवर का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री एक जो है अपने पास अवेलेबल रहेगी। जैसे बात करें हम गाय की, कोई गाय है, ठीक है, तो हमने उसको जो है कंसीव कब कराया, ठीक है, उसका जो इंसेमिनेशन कब कराया गया, यानी कब वो हीट में आई, कब उसके सीमन रखवाया हमने। दूसरा, ठीक है, उसमें जो प्रसव प्रक्रिया है, उसका प्रसव कब हुआ, ठीक है। उसके बाद उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो उसने कितना दिया, ठीक है, और कितने दिन तक दिया, दुग्ध काल कितने दिन का रहा, ठीक, और कितने दिन का उसका शुष्क काल रहा। लेकिन ये सब चीजें हमें पता कब चलेंगी, भाई कोई जानवर है, ये गाय है, इसकी हमने कोई नंबर दिया इसके लिए, ठीक है, इसको कोई पहचान दी, अंक के रूप में दी, ठीक है, या इसके जो जिन पहचान के तरीकों के बारे में हम बात करेंगे, तो उन तरीकों से इसके लिए कोई ना कोई पहचान दी गई। तो उस पहचान को आधार बनाकर हमने इसका क्या बनाया, रिकॉर्ड बनाया। उससे हमें ये पता चलता है कि इस गाय के साथ कब कब क्या हुआ, ठीक है। इसी तरह से कोई मेल है, उसको कब कब उसने कौन कौन सी गाय के साथ क्रॉसिंग की, ठीक है, कितने प्रतिशत उसकी जो मतलब सफलतापूर्वक कंसीव हुई, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि जानवरों का रिकॉर्ड रखने के लिए जानवरों का एक पहचान होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा है कि उनका जो उत्पादन का रिकॉर्ड रखने के लिए भी आवश्यक होती है पहचान। टीकाकरण के लिए बहुत आवश्यक होती है, कि जो ग्रुप में जानवर हैं हमने किस कौन कौन से नंबर वाले जानवर के लिए टीकाकरण दिया, कौन सा जानवर
कब बीमार हुआ, कितने दिन में ठीक हुआ। तो ये सब चीजें उचित तरीके से फार्म पर बनाए रखने के लिए जानवर को एक पहचान देना बहुत आवश्यक होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो पहचान के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं आपके स्थायी तरीके, और दूसरे होते हैं अस्थायी तरीके। स्थायी तरीके क्या हैं? यानी पहचान के ऐसे तरीके जिनसे, या जिन तरीकों के द्वारा पहचान जानवर को चिन्हित किया गया है, तो उनको वो नंबर देने के बाद, ठीक है, या वो अंक देने के बाद वो जीवन पर्यंत उस जानवर पर बने रहते हैं। वो चिन्ह हो गए, अंक हो गए, ठीक है, जिनको देख करके हम ये जीवन पर्यंत जानवर की पहचान कर सकते हैं, यानी वो मिटते नहीं। दूसरा हो गया अस्थायी तरीके। ये एक निश्चित समय के लिए जानवर की पहचान में सहायक होते हैं। एक निश्चित समय के बाद जो पहचान का तरीका है, ठीक है, जिन जिसके द्वारा, जिस तरीके के द्वारा हम पहचान कर रहे हैं, वो या तो हट जाते हैं, या फिर मतलब उनके द्वारा पहचान करना संभव नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए उनको बोलते हैं अस्थायी तरीके। जैसे बात करें नंबर एक तरीका, गोदना, यानी जिसको बोल देते हैं टैटूइंग। तो जानवर के शरीर पर जब टैटू बना दिया जाता है, ठीक है, तो क्या है, स्थायी तरीका है। इसके द्वारा जानवर की जो पहचान है वो जीवन पर्यंत की जा सकती है, यानी ये मिटता नहीं है। जब तक जानवर जिंदा रहेगा तब तक उसके शरीर पर ये स्थित रहता है। दूसरा है दागना, यानी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आगे देंगे किस तरह की है, यानी एक से हो गई जलान, कोल्ड हॉट हो गया। तो इसके बाद भी जो भी अंक या निशान बनाया जाता है वो भी जान के शरीर के ऊपर जीव पर्यंत होता है। ठीक है, ये क्या होगा, स्थायी तीखा। कान कतरना मुख्यतः सुअरों में यूज किया जाता है। कान को कतर दिया गया, एक बार कतर दिया गया तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कान दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, बन जाएगा और कान सही हो जाएगा। यदि एक जगह से काट दिया तो वो जीवन पर्यंत वो कटिंग रहेगी। तो उस कटिंग के द्वारा जानवर के जो सुअर है उसके कान आधार से, कटे आधार पर पहचान लिया जाता है। और नाक छेदना। ठीक है। तो ये तरीके क्या हो गए, स्थायी तरीके होते हैं। दूसरी बात करें अस्थायी तरीके, जैसे गले में चैन बांधना। जब तक चैन है गले में तब तक उसको पहचान पा रहे हैं हम। चैन खुल गई, टूट गई, कुछ हो गया, तो उसके बाद जानवर को पहचानना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सिर पर रंगीन धब्बे हैं, ठीक है, किसी चीज से रंग से बनाए, समय के साथ साथ रंग क्या हो गया, हल्का हो गया। तो हल्का हो गया तो एक समय तक पहचान रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो उसका कलर पूरा फेड हो जाता है या गायब हो जाता है। तो उसके बाद उसे पहचानना कठिन होता है। बालों की कटिंग की डिजाइन, बालों को रंगना, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं इनके बारे में बाद में बात करेंगे। और तो इनके द्वारा जो जानवर है उसको पहचानना क्या होता है, फिर कठिन होता है, या हम पहचान नहीं पाते हैं। एक समय तक ही इन तरीकों के आधार पर जानवर को पहचाना जा सकता है। तो ये तो हो गए स्थायी और अस्थायी तरीके। अब एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। तो पहला हो गया टैटूइंग। देखो, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये है टैटूइंग मशीन। क्या है ये, टैटूइंग मशीन। और ये जो इसके अंदर ये कांटेदार जो सांचा सा दिखाई दे रहा है, ये है टैटूइंग अंक, या कोई भी टैटूइंग डिजाइन जो भी है, ठीक है, जिसके द्वारा टैटू बनाया जाता है। अब ये काम किस तरह से करता है? तो पहली चीज कि जो टैटूइंग की जाती है वो सामान्यतः हल्के रंग के जानवरों में की जाती है। हल्के रंग के
जानवरों में की जाती है, क्योंकि गहरे रंग के जानवरों में जो स्याही है वो टैटूइंग इंक है वो दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हल्के रंग के जानवरों में टैटूइंग करना आसान होता है और दिखाई देता है। यदि हम गहरे रंग के जानवरों में कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी जगह पर की जा सकती है? जैसे यदि हम भैंस की बात करें, गहरे रंग के जानवरों में टैटूइंग का स्थान कौन सी जगह रहेगी? तो शरीर की वह जगह जहां पर लाइट कलर होता है, ठीक है, जहां शरीर का रंग कैसा होता है, हल्का, तो उन जगहों पर टैटूइंग की जाती है। जैसे बात करें तो टैटूइंग कौन सी जगह पर की जा सकती है? जैसे पूंछ है, पूंछ के बिल्कुल नीचे का भाग, यानी शुरुआत में जो पूंछ होती है उसके नीचे का भाग, जहां पर क्या है, स्किन कैसी रहती है, लाइट रहती है। ठीक है, या फिर कान की अंदर की सतह, कान की आंतरिक सतह, तो इन जगहों पर गहरे रंग के जानवरों में मुख्य रूप से टैटूइंग की जाती है। बाकी हल्के रंग के जानवर हैं, टैटूइंग इंक डार्क कलर की होती है, तो जो हल्के रंग के जानवर हैं उनमें आसानी से दूर से ही टैटूइंग दिखाई देता है, टैटू दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि टैटूइंग का जो इंक है उसका जो कलर होता है, स्याही जो होती है वो डार्क कलर की होती है, तो डार्क कलर में डार्क कलर मैच नहीं हो पाता है, यानी दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए पहचानने में बहुत ज्यादा कठिनाई रहती है, लेकिन जो लाइट कलर के जानवर हैं उनमें आसानी से जो टैटू इंक है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो हो गया गहरे और हल्के रंग के जानवरों में पहचानने का तरीका, यानी टैटूइंग करने का तरीका। अब देखो ये काम किस तरह से करती है। ये जो टैटूइंग अंक है, एक जिस तरह से ये मेटल का बेस होता है इस पर, इस तरह से मानो, मान लो ये कोई प्लेट नुमा भाग हो गया। ठीक है, अब हमें कोई अंक बनाना है इस पर, कि जैसे मान लो, यानी 5 का अंक बनाना है, 3 का अंक बनाना है, तो इस तरह से ये पॉइंटों के रूप में, यानी इस पर जो पॉइंट रहेंगे, जैसे मान लो ये 3 का है, अंक इसमें बना हुआ है, इसके ऊपर फिर जो कांटे नुमा उभार होते हैं, कांटे की तरह कील जो होती हैं या पिन होती हैं, सुइयां लगी होती हैं इस 3 के अंक के ऊपर। मान लो इस पॉइंट पर एक सुई लगा दी, फिर इस एक अंक पर लगा दी, यहां पर इस तरह से जो ये पॉइंटेड रूप में क्या लगी रहेंगी, सुइयां लगी रहती हैं। अब इन सुइयों का क्या काम है? ठीक है, अब ये सुइयां ऊपर उभरी हुई हैं, जैसे यहां पर उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब उभरी हुई सुइयों युक्त इस प्लेट को, ठीक है, कहाँ लगाया हमने, टैटूइंग को कहाँ लगाया, जो टैटूइंग मशीन है उसके ऊपर। ठीक है, अब इसके बीच में मान लो कान में हमें टैटूइंग करनी है, तो कान को यहाँ बीच में लिया और इसको प्रेस कर दिया इस तरह से, तो क्या होगा, कान में होकर के ये जो निडल है ये पंच हो जाएंगी। ठीक है, उस जगह पर, यानी जितनी भी जो पिन लगी हुई है 3 के अंक पर, वो सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, पंचर कर देंगे इस स्किन को। ठीक है, तो वहां से ब्लड निकलेगा थोड़ी देर के लिए, ब्लड को साफ करके क्या करेंगे फिर, जो टैटूइंग इंक है उसको यहाँ पर रब करेंगे इसके ऊपर, जिससे क्या होगा कि ये जो टैटूइंग इंक है अंदर तक यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब अंदर तक जो इसकी स्किन की जो सेल्स हैं उनमें क्या कर देगी, ये टैटूइंग इंक कलर ग्रहण कर लेंगी वहां पर, और फिर थोड़ी देर बाद
या कुछ समय बाद ये जो टैटूइंग इंक है एक स्थायी अंक प्रदान करेगी, जो दूर से हमें आसानी से दिखाई देगा। जो सुई है इसकी वजह से थोड़ा सा घाव बन सकता है, लेकिन कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है। और जो टैटू इंक है वो परमानेंटली उस अंग पर, उस अंक के रूप में वहां पर उपस्थित रह जाती है। तो कुल मिलाकर के टैटू अंक का काम है स्किन को पंचर करना, जिससे कि जो पंचर हुई जगह है वहां पर टैटू इंक प्रवेश कर सके, जो स्याही है वो अंदर शरीर में जा सके। ठीक है। तो टैटूइंग मशीन और अलग अलग नंबर के ये क्या रहते हैं, टैटूइंग अंक होते हैं। जिस नंबर से, जैसे एक को 3 दे दिया, 4 5 6, जितना भी नंबर का हमें सेट करना है उसमें सेट करके लगा दिया जाता है। जैसे मान लो 31 करना है, तो यहाँ पर इस तरह से फिर एक नंबर का जो अंक है उसको सेट कर देंगे, तो 31 नंबर की यहाँ पर पंच करेंगे, पंचर हो जाएगी, उसके बाद टैटूइंग इंक लगा देंगे, तो फिर 31 नंबर वहां पर टैटूइंग के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये होता है टैटूइंग। तो टैटूइंग इंक होती है, टैटूइंग मशीन होता है, और टैटूइंग अंक होता है। तो तीन चीजें यहां पर होती हैं, कौन कौन सी, ये क्या हो गया, टैटूइंग अंक। और फिर क्या होता है, टैटूइंग इंक यानी स्याही। और ये हो गई टैटूइंग मशीन। ठीक है। और टैटूइंग मशीन, तो ये तीन चीजें संबंधित होती हैं टैटूइंग से। ठीक है। और कौन सी जगह पर लगाई जाती है, टैटूइंग की जाती है, जो हल्के रंग की जगह होती हैं वहां पर, या लाइट कलर के जो जानवर होते हैं उनमें ये ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया पहचान का पहला, टैटूइंग। ठीक। अब देखो, दूसरा है ब्रांडिंग। ठीक है। तो ब्रांडिंग मतलब क्या है, यानी दागना। ब्रांडिंग का अर्थ क्या हो गया, दागना। अब जो ये दागना है, ये भी स्थायी तरीकों में से एक है। ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, जो दागना है ये कितने तरीके का है, दो तरीके का होता है। नंबर एक हो गया हॉट ब्रांडिंग, और नंबर दो हो गया कोल्ड ब्रांडिंग। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग में दोनों में ही जानवर की स्किन को दागा जा रहा है। ठीक है। अब दागने से क्या मतलब है, यानी स्किन को जलाया जा रहा है। अब दागने से क्या होगा या जलाने से क्या होगा, किसी भी चीज से, रॉड से या किसी भी गर्म वस्तु से या किसी गर्म वस्तु अंक से हमने क्या किया, त्वचा के ऊपर उसको लगाया जाता है। ठीक है। त्वचा के ऊपर लगाने से त्वचा, वहां की त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है। ठीक है। और त्वचा जल गई, ऊपर त्वचा के ऊपर लगाया, त्वचा जल गई। ठीक है। वहां पर एक घाव बन गया। ठीक है। कुछ समय बाद जब उसको एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह से ठीक करते हैं, तो उस जगह की त्वचा पर जो जो जगह जली है, जिस अंक से जलाई है, ठीक है, जिस शेप में, साइज में, ठीक है, जो पहचान का जो भी हमारा चिन्ह है, उस पहचान के चिन्ह के द्वारा हमने त्वचा को जलाया है, तो ठीक होने पर वह जला हुआ भाग एक अलग ही रूप में हमें दूर से दिखाई देता है। ठीक है। तो वो फिर क्या हो जाता है, हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है कि भाई ये फलाने नंबर का जानवर है, या जो भी हमने पहचान दी है, अंक दिया है, नंबर दिया है, तो वो हमें दूर से ही जानवर पहचान पड़ता है, ब्रांडिंग के द्वारा पहचान करने पर। ठीक है। अब ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हॉट ब्रांडिंग की। हॉट ब्रांडिंग में क्या करते हैं कि जैसे ये अभी हम डायग्राम देख रहे थे, इसमें ये क्या होती है, ब्रांडिंग रॉड होती है ये।
और ये क्या होता है, एक ब्रांडिंग अंक होता है। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के ये अंक होते हैं, रोड वाले, ये रोड से जुड़े हुए रहते हैं। अब इनको क्या कर रहे हैं हम, आग पर गर्म किए जाते हैं। इन नंबरों को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल लाल सुर्ख ये जब हो जाते हैं, तो इनको जानवर की जो त्वचा है, ठीक है, मुख्यतः जो पिछला पैर होता है उसके ऊपर जो थाई वाला रीजन होता है, वहां पर दागा जाता है। क्योंकि जो हॉट ब्रांडिंग है, या ब्रांडिंग जो है, उसको ऐसी जगह पर की जाती है ये जिस जगह पर मांस ज्यादा होता है। ठीक है, मोस्टली कहाँ करते हैं, थाई वाले रीजन में की जाती है। ठीक है, जिससे वहां पर आसानी से स्किन जल सके। ठीक है, और अंदर तक वो ज्यादा ना जले। तो लगभग 2 से 3 सेकंड के लिए जो स्किन है गर्म हॉट ब्रांडिंग में, जो त्वचा है उसके ऊपर इस अंक को, गर्म अंक को रखा जाता है दबा करके। उसकी स्किन पूरी जल गई। अब वहां पर क्या, उसको हटा लिया जाता है अंक को। अब वहां पर जिस अंक से हमने दागा है, तो वहां पर वो त्वचा जल जाती है। ठीक है, और ठीक होने पर वह अंक उभर करके आ जाता है। यदि गहरे कलर का कोई जानवर है, यानी हम बात कर रहे थे ना अभी जो कि टैटूइंग में, कि गहरे रंग के जानवरों में उपयोगी नहीं है, लेकिन जो ब्रांडिंग है ये गहरे रंग के जानवरों में सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि ठीक होने के बाद जो भाग जला है वो हल्के रंग में उभर करके आता है। ठीक है, ये चीज देखो कैसे। हॉट ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग रॉड और प्लस ब्रांडिंग अंक, दोनों चीजें होती हैं। ये नंबर हो गया, और नंबर में लगाने के लिए क्या हो गई, रॉड, दूर से जिसको पकड़ सके। ठीक है, अब इन दोनों को क्या किया जाता है, गरम लाल किया जाता है। अब गरम लाल करने के बाद, ठीक है, गरम लाल करने के बाद जानवर के जांग वाले भाग पर, तीन से चार सेकंड के लिए दागा जाता है, यानी दबा करके रखा जाता है। अब उससे क्या होगा, जलने के बाद त्वचा, जलने के बाद घाव ठीक होने पर, घाव ठीक होने पर हल्के उभार वाले अंक के रूप में दिखाई देता है। तो वह स्थान जिस अंक से हमने दागा था, उस अंक के रूप में, हल्के से उभार के रूप में वो दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज हो गई। और इस जगह पर, जो ये जगह हमने दागी है ना, दागी जगह पर, दागी हुई जगह पर बाल अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि जो हॉट ब्रांडिंग है, अब जो बाल हैं, बाल किससे बनते हैं, हेयर फॉलिकल से। ठीक है, क्योंकि
हॉट ब्रांडिंग में हेयर फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हेयर फॉलिकल ही नष्ट हो जाएंगे तो बाल कहां से आएंगे? ठीक है, तो जिस वजह से उस जगह पर बाल अनुपस्थित होते हैं और वह जगह ठीक होने के बाद हल्के रंग के अंक के रूप में उभार दूर से ही दिखाई देता है। तो ये बात होती है किसके बारे में? हॉट ब्रांडिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो ब्रांडिंग अंक है उसको आग के द्वारा गर्म सुर्ख लाल किया जाता है और जानवर के थाई या जांग वाले रीजन में मांस युक्त भाग पर दाग दिया जाता है। 3 से 4 सेकंड के लिए दागा जाता है, स्किन जल जाती है। ठीक है, अब वो घाव बन गया, ठीक होने पर उस जगह पर हेयर फॉलिकल नहीं आएंगे, और हेयर फॉलिकल नष्ट हो गए तो बाल वहां पर नहीं आएंगे और वह जगह एक उभरे हुए अंक के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो जिससे हमें दूर से ही देख करके जानवर को हम पहचान पाते हैं। दूसरा है कि इस विधि में जो हमने दाग गया ना, तो छाल जल गई, स्किन जल गई, इससे जो त्वचा है उसकी हाइड की जो क्वालिटी है वह कम हो जाती है। ठीक है, जो त्वचा की गुणवत्ता है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। अब दूसरा प्रकार जो है ब्रांडिंग का, दूसरा कौन सा है? कोल्ड ब्रांडिंग। कोल्ड ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग क्या है? नाम से पता चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ठंडी चीज का यहां पर उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ठंडी चीज के द्वारा जलाकर जो जानवर है उस पर ब्रांडिंग की जाती है। हॉट ब्रांडिंग में तो ये है कि हमने गर्म करके वहां पर निशान बना दिया। तो कोल्ड ब्रांडिंग में जो अपना ब्रांडिंग अंक होता है उसको किस में डुबोते हैं? या तो ड्राई आइस का यूज किया जाता है। इसका ड्राई आइस, जिसका टेम्परेचर लगभग -79 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यदि, और दूसरी चीज क्या हो गई? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, इन दो चीजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों जो पदार्थ हैं इनका उपयोग किया जाता है किसके लिए? कोल्ड ब्रांडिंग के लिए। या तो लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोएंगे या ड्राई आइस में डुबोया जाता है। ठीक है, ड्राई आइस के साथ साथ किसका उपयोग कर लिया जाता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, 95% आइसोप्रोपिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों में जो ब्रांडिंग अंक है उसको डुबोते हैं और सेम जिस तरह से हॉट ब्रांडिंग में कर रहे थे उसी तरीके से यहां पर भी अंक बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जलाने के बाद जले भाग पर ठीक होने पर, जले भाग के ठीक होने पर सफेद बाल उपस्थित होते हैं। ऐसा क्यों? जैसा कि हमने हॉट ब्रांडिंग में पढ़ा था कि वहां पर हेयर फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर हेयर फॉलिकल नष्ट नहीं होते। जो मिलेनोसाइट कोशिकाएं हैं या जो मिलेनिन वर्णक है उसको बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से रंगों को जो प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं वो नहीं होंगी। तो वहां पर सफेद रंग के बाल वहां पर आते हैं या हल्के से ब्राउन कलर के बाल आते हैं। ठीक है, तो वहां पर इसमें क्या होता है? इसके द्वारा मेलेनिन
बनाने वाली यानी मेलेनोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जब ठीक होने के बाद जब बाल आते हैं उस जगह पर, तो वो कैसे आते हैं, ब्लैक नहीं आ पाते, क्योंकि वहां पर मेलेनिन सेल्स होती नहीं है। तो ये बात होती है कोल्ड ब्रांडिंग में। तो बेसिकली दोनों चीजें हो गई अपनी ब्रांडिंग में, हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, हॉट ब्रांडिंग में गर्म किया जाता है, और कोल्ड ब्रांडिंग में जो ठंडी चीज है, लिक्विड नाइट्रोजन हो गई, और अपनी ड्राई आइस हो गई, ठीक है, इसके द्वारा जानवर की स्किन को जलाया जलाया जाता है, और वहां पर एक अंक बनाया जाता है। जो हॉट ब्रांडिंग है उसमें जो हेयर फॉलिकल हैं, ठीक है, जैसे ये जगह इस जगह को जलाए तो यहाँ की जितनी भी ये जो बाल आ रहे हैं ये नष्ट हो जाएंगे, किसमें, हॉट ब्रांडिंग में, ठीक है। तो इस जगह पर बाल आएंगे ही नहीं, और जो अंक है वो उभरा हुआ बनेगा ठीक होने पर, तो दूर से ही दिखाई पड़ता है। और जबकि कोल्ड ब्रांडिंग में क्या होता है, बाल तो आ रहे हैं उस जगह पर, लेकिन वो जो बाल जब जिस अंक से हमने जलाया उस अंक वाली जगह पर ही और जगह पर ब्लैक है आसपास की जगह पर, और जिस जगह से हमने जलाया उस जगह पर क्या है, उस अंक वाली जगह पर बाल जो आएंगे वो लाइट कलर के आएंगे, सफेद रंग के आएंगे या हल्के रंग के आएंगे, जिससे दूर से ही देखने पर बालों के जो नंबर से हमें पता चल जाता है कि भाई ये फलाने नंबर का जानवर होता है, क्योंकि यहाँ पर मेलेनिन वाला बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से दो अपने चीजें कंप्लीट हो गई। परमानेंट प्रकार के जो स्थायी प्रकार के पहचान के तरीके हैं, पहली हो गई अपनी टैटूइंग और दूसरी हो गई ब्रांडिंग। तीसरा है अपनी ईयर नोचिंग, कान कतरना, कान कतरना। जो कान कतरने की विधि है मुख्य रूप से किस में काम में ली जाती है, ये सूअरों में काम में ली जाती है। तो मुख्यतः सूअरों में उपयोगी, मुख्यतः सूअरों में उपयोगी होती है ये। वही पूछ लिया आपसे कि जो कान कतरने की विधि है इसको किस में उपयोग किया जाता है, किन जानवरों के लिए उपयोगी होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी और सूअर, ठीक है। तो किन में उपयोगी रहेगी ये, सूअरों में उपयोगी रहती है। अब दूसरा है कि जो कान कतरे जाते हैं वो किस पैटर्न में कतरे जाते हैं, ठीक है, यानी जो कानों को कतरा जाता है वो किस पैटर्न में या किस डिजाइन में कतरा जाता है, ठीक है, गोल में कतरा जाएगा, चौकोर में, ट्राइंगल में, किस शेप में कतरा जाएगा, ठीक है। तो कानों को इसमें जो कतरा जाता है वी शेप में, वी शेप में कानों को कतरा जाता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से कानों को कतरा गया। तो जो शेप बनी वो कौन सी बनी, वी शेप बनी, कानों के अंदर जो शेप बनी वो कौन सी आई, वी शेप बन करके आई, ठीक है। तो ये हो गया कानों को कतरना। देखिए, तो इन जो कान है लेफ्ट और राइट दोनों कानों में कतरा जाता है, दोनों तरफ के कानों को कतरा जाता है, और कानों के कतरने का जो स्थान होता है उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि इसको कौन सा अंक हम मानेंगे अपने इमेजिन के अनुसार। हम जैसे मान लो कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि राइट कान है, यदि राइट कान को हमने नीचे की तरफ से कतरा तो उसको 1 नंबर देंगे, यदि बिल्कुल कॉर्नर से कतरा तो मान लो उसको 10 नंबर 20 नंबर देंगे हम, ऊपर की तरफ कतरा हमने तो उसको फलाना नंबर देंगे, ठीक है। तो ये एक डिसाइड होता है पहले से ही कि भाई किस कान को कतरने पर हम कौन सा अंक मानेंगे। अब 50 अंक पूरे हो गए हमारे, भाई 50 तक पहुंच गए, ठीक है, या 10 पे पहुंच गए, तो 10 पे हम ऊपर की तरफ यहां पर कतर देंगे,
ठीक है, 50 पर पहुंच गए तो नीचे की तरफ एक हुक लगा देंगे। यानी यदि लेफ्ट कान पर नीचे की तरफ एक कट है तो ये माना जाएगा कि उसका नंबर 50 है। यदि 50 से आगे पहुंच गए तो लेफ्ट कान पर एक कट है तो फिर एक इधर लगा दिया, तो कितना हो गया, 50 और एक 51। इसी तरह से चले, 52 पर दो कट हो गए। तो ये मतलब एक पहले से प्री प्लान होता है कि किसके तरफ के कान को कतरने पर कौन सा अंक हम मानेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर इस तरह से इसको काटने पर ये पहचान इस सुअर के लिए दी गई है। ठीक है, तो ये होता है कानों को कतरने का तरीका। तो यहाँ पर केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि कान कतरने का जो तरीका है, स्थायी तरीका है, वो किन में किया जाता है, मुख्यतः सुअरों में किया जाता है। और किस शेप में काटा जाता है, वो वी शेप में कानों को कतरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये टैग वाला आ गया है कि अस्थायी तरीकों में आता है टैगिंग। टैगिंग बोल देते हैं या ईयर टैगिंग कह देते हैं, क्योंकि जो टैग मुख्यतः पहनाए जाते हैं बड़े जानवरों को कान में ही पहनाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईयर टैगिंग। अब जो ईयर टैगिंग है, इसमें क्या होता है कि जो टैग है जिस पर एक विशिष्ट नंबर लिखा हुआ होता है, उसको कान में पहनाया जाता है। ठीक है, अब जो टैग हैं ये किसके बने होते हैं, तो इसके लिए टैगिंग मशीन का उपयोग होता है। पहले तो ईयर टैग के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होती है, टैगिंग मशीन, और नंबर दो ईयर टैग। अब जो ईयर टैग है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेल्फ पियर्सिंग, और दूसरे होते हैं नॉन सेल्फ पियर्सिंग। ये क्या है, देखो, जैसे ये वाला टैग है हमें दिखाई दे रहा है, इसके टैग के दो भाग होते हैं। एक तो होता है इसको बटन रूपी भाग, जिसमें नुकीला भाग लगा होता है, और दूसरा होता है चौड़ा वाला भाग जिस पर नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको किस तरह सेट करते हैं, नीचे वाले भाग पर इसको, जिस पर नंबर है उसको सेट कर लिया जाता है, और ऊपर वाले भाग पर उसको पैक करने के लिए जो छेदने वाली जगह है, ये देखो धातु वाला जो भाग है, यहाँ पर क्या है, धातु का बना हुआ एक नुकीला भाग है। तो ये क्या करेगा, जब हम टैगिंग करेंगे, टैग लगाएंगे, तो ये कान को छेदने का काम करता है। ठीक है, तो कान को छेदने के लिए हमें अलग से किसी चीज से छेदना नहीं पड़ रहा है, या ये कहें कि कान में अलग से छेद करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ रही है। जिस समय हम टैग लगा रहे हैं उसी समय ही कान को छेद दिया जाता है। तो ऐसे टैग जो जिनमें अलग से कान को छेदने की आवश्यकता नहीं होती, टैग लगाते समय ही वो कान छिद जाता है, किसके द्वारा, टैग के द्वारा ही। तो ऐसे टैगों को बोलते हैं सेल्फ पियर्सिंग। ठीक है, खुद ही कान को छेद लेते हैं या छेद कर देते हैं और टैग लगा दिया जाता है। दूसरे होते हैं नॉन सेल्फ पियर्सिंग, यानी ऐसे टैग जिनको लगाने से पहले कान में छेद करना पड़ता है, उस छेद को करने के बाद उस टैग को लगाया जाता है, तो वो टैग कहलाते हैं नॉन सेल्फ पियर्सिंग। ठीक है, तो सेल्फ पियर्सिंग जिनके स्वतः ही टैग के द्वारा ही कान में छेद किया जाता है, और दूसरे नॉन सेल्फ पियर्सिंग जिनमें टैग को लगाने से पहले अलग से कान को छेदने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये हो गए नॉन सेल्फ पियर्सिंग। अब जो ये टैग हैं दो प्रकार के होते हैं, ये तो हो गए छेदने के अनुसार। अब ये हो गए, एक तो हो सकते हैं प्लास्टिक के बने हुए टैग, किसके बने हैं, प्लास्टिक के, और दूसरे हैं धातु के या मेटल के। तो टैग दो तरह के हो गए, पहला प्रकार हो गया सेल्फ पियर्सिंग, नॉन सेल्फ पियर्सिंग,
दूसरा हो गया धातु के बने टैग और प्लास्टिक के बने हुए टैग। ठीक है, तो ये बात हो गई टैग से रिलेटेड। अब देखो, ये टैगिंग मशीन है। ये क्या हो गया, कान को छेदने के लिए पहले अलग से एक कील नुमा या नुकीला भाग का यूज किया जा रहा है। कौन से टैगों के लिए, नॉन सेल्फ पियर्सिंग टैगों के लिए। और यहाँ पर जो टैगिंग मशीन है, इसमें जो टैग लगाया गया है वो कैसा टैग है, सेल्फ पियर्सिंग प्रकार का टैग है, जो कि खुद ही कान को ऑटोमेटिक छेद कर लेता है। ये टैग के डायमीटर के अनुसार है भाई, किस तरह का टैग है और किस तरह से उसको कितना बड़ा छेद उसके लिए करना है। ठीक है, ये होती है ईयर टैगिंग। ठीक, अब देखो, अब ये अस्थायी तरीकों का पहला प्रकार हो गया। अब बात करते हैं दूसरे अन्य प्रकारों की। देखो, गले में चैन बांधना अस्थायी तरीका है। किसी जानवर को पहचान देने के लिए किसी नाम की, किसी रंग की या डिजाइन की क्या दी गई, हमने चैन उसको पहना दी। जब तक गले में चैन है तब तक उसकी पहचान है, चैन गई पहचान गई। ठीक है, तो जब तक चैन है तब तक उसकी क्या रहेगी, पहचान रहेगी। चैन का नंबर नाम जो भी है वो गायब हुआ तो उसकी जानवर की पहचान भी गायब हो गई। ठीक, तो ऐसा ही तरीका हो गया। दूसरा है शरीर पर रंगीन धब्बे। अब मोस्टली जैसे क्या हो गई, भेड़ बकरियां हो गई। ठीक है, तो भेड़ बकरियों के शरीर के ऊपर जब बड़े बड़े झुंड आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना मारवाड़ी आ गए, मारवाड़ी आ गए, तो भेड़ों के बड़े बड़े हजारों की संख्या में भेड़ें लेके आते हैं वो। तो 200 किसी की हैं, 400 किसी की हैं, 300 किसी की हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि फील्ड में सभी भेड़ों को एक साथ लेकर के आते हैं 8-10 लोग। तो उन पे अलग अलग सबकी पहचान कैसे हो। मेरी भेड़ है, जैसे एक व्यक्ति की भेड़ है, तो उसने ग्रीन कलर का कलर लगा दिया शरीर के ऊपर। दूसरा है उसने येलो कलर का लगा दिया, चौथा उसने रेड कलर का लगा दिया, तीसरा जो भी है। तो सभी ने अपने अपनी भेड़ों पर एक अलग अलग रंग से निशान बना दिया। तो वो क्या हो गया, शरीर पर रंगीन धब्बे बना दिए गए। अब जब तक वो धब्बे हैं, जब तक वो रंग रहेगा शरीर के ऊपर, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक भी रहेगा, तो जब तक उन भेड़ों की पहचान या उन बकरियों की पहचान होती रहेगी। जैसे ही कलर या रंग हल्का पड़ा तब तक भी ठीक है, गहराई से देखेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे तो पहचान हो जाएगी। और एक समय के बाद वो जब रंग गायब हो जाएगा तो उसकी पहचान गायब हो जाएगी, रंग के साथ साथ उस जानवर की पहचान भी गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, अस्थायी तरीका है। अगला है बालों की कटिंग। बालों की कटिंग एक अलग डिजाइन बना दी, यानी जैसे मुख्यतः भीड़ों में यूज किया जाता है ऐसे। वही जैसे भेड़ बकरियों को लेकर के आए एक बड़े ग्रुप में, तो पहचान के लिए जैसे ये थोड़ा सा जो रंग वगैरह है उससे थोड़ा ड्यूरेबल हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी ने सिर के पास के बाल छोड़ दिए, किसी ने गर्दन पर छोड़ दिए, किसी ने पूंछ के पास के बाल छोड़ दिए। तो मतलब अपनी भेड़ों की पहचान के लिए, अपने पशुओं की पहचान के लिए एक शरीर के निश्चित भाग पर बालों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, या एक निश्चित अलग डिजाइन में कटिंग की जाती है। तो वो हो गई बालों की कटिंग के आधार पर। दूसरा, जो ऊंट है, मुख्य रूप से बालों की कटिंग उनमें की जाती है। ठीक है, एक अलग ही डिजाइन में बालों को काटा जाता है। जैसे आप जीके में पढ़ोगे ना, वो उस्ता कला वाली जो चीज है, ठीक है, कि ऊंट के शरीर पर बालों में जो डिजाइन की जाती है, क्या कहते हैं उसे, शायद उस्ता कला ही कहते हैं ना। तो वही चीज ये हो गई। तो जब तक बालों की कटिंग दिखाई दे रही है, डिजाइन दिखाई दे रही है, तो तब तक क्या हो रहा है, वह उस जानवर की पहचान हो रही है। लेकिन जैसे ही बाल बड़े हुए, ठीक है, तो जो डिजाइन वाले बाल हैं वो भी बड़े होंगे, और आसपास के जिन बालों को काट करके डिजाइन बनाई गई है वो बाल भी क्या होते हैं, गायब होते हैं। अब जैसे ही बाल बड़े होंगे तो डिजाइन क्या होने लगेगी, धीरे धीरे गायब होने लगती है। और जब डिजाइन गायब हो जाएगी तो जानवर की पहचान भी गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बालों की कटिंग के आधार पर। अब बालों को रंगना, तो वही शरीर पर रंगीन धब्बे और बालों को रंगना वही चीजें हो गई। ठीक है, बालों पर रंग रहेगा तब तक जानवर की पहचान रहेगी। सींग व खुरों पर निशान। ठीक है, तो खुर जो है, क्या है, एक खुरों के ऊपर क्या है, जो हार्ड आवरण होता है, कठोर आवरण होता है, हूफ जो होता है उनका, सींग है, सींगों का खोल होता है, तो उन पर किसी प्रकार का रंग से, ठीक है, या घिस करके किसी भी प्रकार की कोई डिजाइन बना दी,
तो उससे जानवर की पहचान कब तक रहती है? जब तक कि वो सींग और खुरों के ऊपर डिजाइन रहती है या रंग रहता है। जैसे दिवाली गोवर्धन के मौके पर अभी त्योहार गया है अपना, दीपावली पर, तो सींगों को रंग दिया जाता है। ठीक है, शरीर पर गाय भैंसों के शरीर के ऊपर भी क्या लगाए जाते हैं? अलग अलग रंग के छापे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जब तक रंग रहता है तब तक दिखाई देते हैं, 10 12 15 20 दिन जो भी है, उसके बाद वो रंग धीरे धीरे हल्का हो जाता है। उसी प्रकार से सींगों को भी रंगा जाता है। पुराने टाइम में जो बैल थे, उनके सींगों पर रंग लगाया जाता था। ठीक है, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ तो जो रंग है वो हल्का होने लगता है या धीरे धीरे गायब हो जाता है। और तब तक ही, जब तक ये रंग रहता है तब तक जानवर की पहचान रहती है। पैरों में छल्ले, सिंपल सा है, पैरों में छल्ले डाल दिए, जब तक छल्ले रहेंगे तब तक पहचान रहेगी। कानों में टैग लगाना, ये वैसे तो ड्यूरेबल है, पर लेकिन यानी हम इसको स्थाई में नहीं रख सकते, क्योंकि टैग है, टैग कब निकल जाएगा? ठीक है, किसी कारण से टैग निकल गया, जब तक टैग है तब तक ही उसकी पहचान है, उसके बाद उसकी पहचान नहीं रहती। ठीक। विंग एंड लेग बैंड, ये मुख्य रूप से पक्षियों में पहचान का तरीका है। इसमें पक्षियों में, यानी पंखों में विंग विंग बैंड लगा दिया जाता है, और लेग बैंड पैर में लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे पक्षियों की, कई बार क्या होता है, लेग बैंड के द्वारा जो बड़े बड़े पक्षी हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपना घना पक्षी विहार है भरतपुर में, तो साइबेरियन जो क्रेन है भाई, कहाँ से आई, कितनी दूर से आई, कहाँ कहाँ, मतलब कितनी दूरी से ये उड़ करके आई, कौन कौन सी जगह बीच में इन्होंने स्टे किया, तो वो सब चीज किसके द्वारा पता लगाई जाती है? लेग बैंड। ठीक है, उस लेग बैंड में डिजिटली जो चीजें हैं वो इंस्टॉल कर दी जाती हैं। आजकल जो अलग तकनीक के जो लेग बैंड आ रहे हैं उनको लगाया जाता है। तो उनसे क्या करते हैं, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, एक तरह का क्या हो गया, जीपीएस टाइप का हो गया। तो उनसे पक्षियों की मॉनिटरिंग की जाती है। तो विंग बैंड और लेग बैंड ये अस्थायी तरीकों में आते हैं। ठीक। इसके अलावा आजकल कुछ हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चिप होती हैं कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो क्या होती हैं, जो जानवर है उसकी त्वचा के नीचे छोटी सी माइन्यूट सी चिप होती है, उसको जानवर की त्वचा के नीचे इंस्टॉल कर दिया जाता है। उस चिप को केवल, जिस तरह से डिजिटल नंबर होता है ना, स्कैनर, तो स्कैनर की सहायता से ही केवल पढ़ा जाता है। तो हमने जो उसके शरीर में कोई चिप है, स्कैनर लगाया, तो पता चल जाएगा कि इस जानवर का नंबर कौन सा है। ठीक है, तो वो चीजें भी आजकल यूज की जा रही हैं। इसी तरह से, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में फिंगरप्रिंट होती है, उसी तरह से जानवरों में कई बार बहुत सी जगह जो विदेशों में यूज की जाती है, मजल प्रिंटिंग। कौन सी यूज की जाती है? मजल प्रिंटिंग। जैसे हर जानवर, हर मनुष्य की फिंगरप्रिंट अलग होती है, उसी तरह से ये माना जाता है कि जो हर जानवर है उसकी मजल प्रिंटिंग, जो मजल का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। तो एक तरह से ये क्या यूनिक तरीका है, या ये कहें कि स्थायी तरीका है, लेकिन ये अपने यहाँ पर अभी संभव नहीं है, कुछ जगह पर इसको यूज किया जाता है। तो मजल प्रिंटिंग, पहली बात, मजल किसे कहते हैं? जो बाह्य, दोनों बाह्य नासा छिद्र हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र है, जो कैसा है, डार्क कलर का होता है, नम रहता है, मोस्ट रहता है, क्योंकि वहां पर सेबेसियस ग्रंथियां क्या रहती हैं? ज्यादा रहती हैं। ठीक है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं हम? मजल कहते हैं। और घोड़े में ही मजल को क्या बोलते हैं? मफल कहते हैं। ठीक है, तो मजल प्रिंटिंग भी एक पहचान का एक तरीका, बाई चांस पूछ ले कि भाई मजल प्रिंटिंग इससे संबंधित है, तो पशुओं की पहचान के तरीकों से ये संबंधित होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी सब कुछ किसकी? जानवरों की पहचान से, तरीकों से संबंधित। ठीक, अब आगे पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, ये क्या होती हैं कि भाई किसी भी जानवर की उम्र का पता कैसे लगाया जाए, कि ज्यादा नहीं तो कम से कम ये तो पता चले कि लगभग इस से लेके इस उम्र के बीच का ये जानवर है। ठीक है, तो मेनली नॉर्मली कैसे कहते हैं हम, भाई जानवर का वजन इतने वजन की हो गई साहब। ठीक है, इतनी ऊंचाई की हो गई, इतनी मोटी हो गई। हाँ साहब, 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है। तो ये क्या है, एक अंदाजा लगाया जाता है किसको देख करके? जो जानवर है
उसके शरीर के आकार को देख करके, ठीक है, उसके जानवर के वजन को देख करके एक उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, कुछ तरीके तो ये हो गए शारीरिक आकार के द्वारा, शारीरिक वजन के द्वारा। दूसरा है विभिन्न अंगों की स्थिति को देखकर, कि भाई इसके सींग कितने बड़े हो गए, ठीक है, अब इसका जो पेट है वो कितना बड़ा हो गया, तो उससे क्या है, एक अंदाजा लगाया जाता है। अब यदि किसी ने रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है, कि भाई भैंस अपनी कब ब्याई थी, तो उन रिकॉर्डों से भी किसका पता चलता है, अभिलेखों के द्वारा जानवर की उम्र का पता चलता। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले जो तरीके हैं वो केवल ये दो ज्यादा मेन तरीके हैं, सींगों की वलय के द्वारा और दंत सूत्र के द्वारा। ये थोड़े से रिलायबल रियलिस्टिक तरीके हैं जिनसे जानवर की उम्र का हम पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि बाकी तो और में क्या एक अंदाजा ही लगाया जाता है। अब अवलेखों के द्वारा कि जाने वो सही है या किसी दूसरी भैंस के लिख लिए, अगर पूरी तरह से लिखे तब तो ठीक है, लेकिन यदि एक अंदाजा ही है तो फिर वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब है सींगों की वलय के द्वारा और दांतों के सूत्र के द्वारा। सींगों की वलय क्या होती है, सींगों की वलय क्या होती है, मेनली हम बात करें, आपने देखे होंगे कि जो भैंसों में ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो जानवर के सींग हैं उनके ऊपर बीच बीच में ये उभार से इस तरह से बने होते हैं, ठीक है, यानी उन पर गोलाकार ये उभार से सींग के ऊपर रहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सींगों की वलय, ठीक है, या हॉर्न रिंग के नाम से इनको जाना जाता है। तो सींग वलय की बात करें हम, तो जानवर में जो पहली सींग वलय है वो दूसरी साल के बाद यानी तीसरी साल में बनना शुरू होती है। कौन सी साल में, 2 साल के बाद तीसरी साल में बनना शुरू होती है। और एक सींग वलय को पूरा होने में 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, एक सींग वलय को पूरा होने में कितना समय लगता है, 1 वर्ष का समय लगता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पहली सींग वलय बनेगी वो कितने समय में बनेगी, यानी 2 साल में बनना शुरू होती है, 2 वर्ष बाद बनना शुरू हो रही है, और 1 साल पूरा होने में लगता है। तो कुल मिलाकर के कितना समय लग गया एक सींग वलय को बनने में, 3 वर्ष। तो पहली सींग वलय जो सींग के ऊपर प्रकट होगी वो कितने साल में होगी, 3 साल का पशु होने पर पहली सींग वलय हमें दिखाई देती है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भाई पहली सींग वलय पूर्ण रूप से कितने वर्ष के पशु में पाई जाती है। तो कितने वर्ष की आयु जो जानवर पूर्ण कर लेगा तब रहेगी पहली सींग वलय, तो जिस जानवर की उम्र 3 साल होगी उसमें एक सींग वलय पाई जाएगी, या पहली सींग वलय जो है जानवर में कौन सी उम्र पर पाई जाएगी, 3 वर्ष पर पाई जाएगी। अब इससे आगे जो भी सींग वलय बनेंगी वो प्रत्येक सींग वलय हर 1 साल पर एक बनती है। तो किस तरह से जानवर की उम्र ज्ञात करेंगे, देखो, सींग वलयों की संख्या के द्वारा। प्रथम सींग वलय, ठीक है, इसको छोड़ो, प्रथम सींग वलय 3 वर्ष में बनती है। ठीक है, क्योंकि दूसरी साल के बाद बनना शुरू होती है, और एक सींग वलय को बनने में इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं, एक सींग वलय को पूरा होने में 1 वर्ष का समय लगता है, 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, तो क्या हो गई, पशु की उम्र की बात करें तो पशु की उम्र एन, एन क्या है, सींग वलयों की संख्या, और दो ये कॉन्सोनेंट है इसमें, यानी ये दो तो हमेशा रहेगा। कि मान लो किसी जानवर में 5 सींग वलय बनी हुई हैं, हमने सींग के ऊपर गिनी, तो कितनी सींग वलय हैं, 5 सींग वलय किसी जानवर में उपस्थित हैं। तो इससे अब हम पता लगाएं कि जानवर की उम्र कितनी है। तो सींग वलय एन की जगह पर हमने 5 रखा, और ये दो क्या है, यानी वो साल हैं जब जानवर में सींग वलय नहीं थी,
क्योंकि एक वलय तो तीसरे वर्ष में आई गई, एक वर्ष बनने पर। ठीक है, कि पहली सींग वलय बनी एक नंबर पर, और 2 साल यहाँ पर रखी रहे, तो पहली सींग वलय बनने पर जानवर की उम्र कितनी हो गई? 3 साल। वही बात हमने की थी, यानी प्रथम सींग वलय कितने वर्ष में बन रही है? 3 वर्ष में बन रही। अब यहाँ पर उम्र याद करें, 5 सींग वाले हैं जानवर के सींग पर, तो कितनी आ जाएंगी? जानवर की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 7 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है सींग वलय के द्वारा जानवर की आयु ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से तो याद यही रखना है कि इस पहली सींग वलय जो है 3 वर्ष की आयु पर बनती है। कौन सी आयु पर बनती है? 3 वर्ष की आयु पर, लेकिन बनना शुरू कब होती है? 2 वर्ष के बाद। और एक सींग वाले को बनने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष का समय लगता है। अब है दंत विन्यास। तो यह सबसे ज्यादा प्रचलित, ठीक है, और काम में लिए जाने वाला तरीका है। ठीक है, क्योंकि जो दंत विन्यास है जानवर में, क्योंकि 2 तरह के दांत होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई और स्थाई। तो शुरुआत में जो दांत आते हैं वो कौन से आते हैं? अस्थाई प्रकार के दांत जानवर के आते हैं। तो एक निश्चित समय के बाद अस्थाई दांत उखड़ना शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद नए दांत आना शुरू होते हैं, प्रीमोलर आते हैं, मोलर आते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि अस्थाई दांतों का स्थायी दांतों में परिवर्तन, प्रीमोलर का आना, मोलर का आना, ये एक निश्चित उम्र पर होता है। तो जिस उम्र के दांत जिस समय पाए जाते हैं उसके आधार पर जानवर की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसमें अस्थाई व स्थायी दांतों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर उम्र का पता लगाते हैं कि जानवर में अस्थाई दांत हैं अभी, और यदि अस्थाई हैं तो कौन से हैं? क्योंकि दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के दांत? दांतों के प्रकारों की बात करें, दांतों के प्रकार। नंबर 1 इंसाइजर। नंबर 2 कैनाइन। नंबर 3 प्रीमोलर। और नंबर 4 मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कौन से दांत कब उपस्थित रहेंगे, कब अनुपस्थित रहेंगे, ये एक निश्चित आयु का पता लगाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे बात करें तो जो इंसाइजर और कैनाइन दांत हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? स्माइलिंग टीथ बोल देते हैं। कौन सी टीथ बोल देते हैं इनको? स्माइलिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि मुस्कुराते समय यही दांत हमारे दिखाई देते हैं, क्योंकि इंसाइजर हो गए सामने वाले दांत, और थोड़ा सा साइड में कैनाइन। तो जब स्माइल की जाती है, मुंह हल्का सा खुलता है, तो तब केवल इंसाइजर और कैनाइन दांत ही दिखाई देते हैं, प्रीमोलर और मोलर दांत दिखाई नहीं देते। अब अपने गाल हैं, इनको जो सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, इनके नीचे जो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक गालों के बीच में जो दांत हैं नीचे, कौन से हैं? प्रीमोलर और मोलर। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? चिक टूथ कह देते हैं, या चिक टीथ कह देते हैं। चिक टीथ इनको कह दिया जाता है। ठीक है, कौन से? प्रीमोलर और मोलर। यदि प्रीमोलर और मोलर दांत पकड़ जाएं तो क्या होगा? गाल दबे दबे से हो जाते हैं, और आदमी कैसा लगता है कि पोपला, यानी अंदर से जो गाल कैसे हो जाते हैं, पिच के हो जाते हैं। इसकी वजह से जब प्रीमोलर और मोलर दांत पड़ जाते हैं, तो इस तरह से ये जो दांत हैं कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर दांतों को और कैनाइन दांतों को क्या बोल रहे हैं हम? स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। प्रीमोलर और मोलर को क्या बोलते हैं हम? चिक टीथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, ये देखो, अस्थाई और स्थाई जो दांत हैं उनका ये विन्यास है अलग अलग जानवरों में। ठीक है, देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, इनके अस्थाई दंत विन्यास की बात करें
आई जो है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? इंसाइजर दांतों के लिए। सी पेनाइन दांतों के लिए। प्रीमोलर पी और एम प्रीमोलर दांतों के लिए। और एम जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है? मोलर दांतों के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहां पर देखने से पता चल रहा है, ऊपर का मतलब है ऊपरी जबड़ा। और ऊपरी जबड़े जब दंत सूत्र लिखा जाता है ना हमेशा, तो देखो इस तरह से थोड़ा सा समझें इसको। ये मान लो निचला जबड़ा है, ठीक है। और ये हो गया ऊपरी। इसको नीचे बनाता हूं थोड़ा। ये तो हो गया ऊपरी जबड़ा, ठीक है। और ये हो गया निचला जबड़ा, ठीक है। ये यहां पर जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब ये वाला जो भाग है, बीच वाले भाग, ये वाला किसके लिए है? इंसाइजर दांतों के लिए, ठीक है। अब इसका जो सेंट्रल भाग है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है? मिड लाइन है, जो इस जबड़े को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। कितने भागों में बांट रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो ऊपर के जबड़ा का आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, इसी तरह से निचले जबड़े का आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। तो जब हम दंत सूत्र लिखते हैं ना, तो जैसे मान लो इंसाइजर लिखा, अब यहां पर जो ऊपरी तरफ अंक लिखा जाएगा, वो इस आधे हिस्से के दांतों का ही लिखा जाता है। और जो नीचे लिखा जाता है वो नीचे के आधे हिस्से के दांतों का ही लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए लास्ट में मान लो हमने इस तरह से कोई भी दंत सूत्र है, इंसाइजर, कैनाइन, फिर इसके हो गए ऊपर नीचे जो भी हैं, फिर प्रीमोलर हो गया, और उसके बाद मोलर दांत हो गए, ठीक है। तो इनको लास्ट में किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? टू से। क्यों? क्योंकि भाई आधे दांत इधर हैं और आधे दांत इधर हैं, तो इनको दुगना कर दिया जाता है, जाकर के दांतों की पूरी संख्या आती है। तो इसलिए दंत सूत्र में जो दांतों की संख्या लिखी जाती है, वो किसकी लिखी जाती है? आधे जबड़े की लिखी जाती है, ठीक है। जो आधे जबड़े में दांत उपस्थित हैं, उनकी वो संख्या लिखी जाती है। क्लियर? अब देखो, तो ये जो संख्या है जो लिख रहे हैं हम, आधे जबड़े की लिख रहे हैं, यानी ऊपरी आधे जबड़े में इंसाइजर क्या है? जीरो है। कोई भी दांत इंसाइजर नहीं है ऊपरी जबड़े में, ठीक है। और दूसरी तरफ भी नहीं है कोई भी, तो जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब नीचे की तरफ जो दांत हैं इंसाइजर, कितने हैं आधे में? चार। तो दूसरे आधे में कितने हो जाएंगे? चार। तो टोटल कितने हो जाएंगे इंसाइजर? आठ, ठीक है। ये तरीका तो आपको पता ही है। तो इसका केवल दंत सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंसाइजर यहाँ पर ऊपरी जबड़े में नहीं है, ना ही कैनाइन है। तो ऊपरी जबड़े में केवल और केवल क्या पाए जाते हैं? प्रीमोलर पाए जाते हैं। किसमें? अस्थाई अंत विन्यास में। अब अगर स्थाई की बात करें, तो यहां पर प्री मोलर और मोलर दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो गया? जैसे 0 0 33/40 33। तो ये एक तरीका है इनको याद करने का, क्योंकि इंसाइज और कैनान क्या है? अनुपस्थित हैं, ठीक। इनकी संख्या भी याद रखनी है आपको, कि जो गाय भैंस भेड़ बकरी है उसमें अस्थाई कुल दांत कितने होते हैं संख्या में? 20। देखो दो का गुणा कर रहे हैं हम, जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि आधे जबड़े का दंत सूत्र है ये। ऊपर कितने हैं? तीन। नीचे कितने हैं? 4 + 3 7, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14, यानी 14 हो गया। तीन का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया? 6। और 14 और 6 20। तो ये तरीका है दंत सूत्र को लिखने का, ठीक। अब जो स्थायी दंत सूत्र है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमें ध्यान देना है, संख्या तो है ही है। अब देखो, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं है, ठीक है, और कैनाइन दांत नहीं है। तो जो रूमिनेंट्स हैं, मेनली कौन से? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है। तो इनमें जो ऊपरी जबड़े के दांत हैं, वो क्या हैं? अनुपस्थित हैं, ठीक है। और कैनाइन तो दोनों में है ही नहीं। कैनाइन तो ना निचले जबड़े में है, ना ऊपर के जबड़े में, ठीक है।
तो इस तरह से जो रूमिनेंट्स हैं उनमें क्या हो गया, गाय भैंस भेड़ बकरी में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। एक पॉइंट यहां पर यह बनता है। दूसरा, जो गाय भैंस हैं मुख्य रूप से उनमें जो ऊपरी जबड़ा है, इंसाइजर दांतों के स्थान पर एक हार्ड स्थान पाया जाता, थोड़ा सा कठोर स्थान पाया जाता है या पैड पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, डेंटल पैड कहते हैं। ठीक, तो डेंटल पैड किस में पाया जाता है, देखो, तो क्या हो गया डेंटल पैड, रूमिनेंट्स में पाया जा रहा है, यानी गाय भैंस में मोस्टली ये पाया जा रहा है डेंटल पैड। और किसके स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, ऊपरी जबड़े में। कहां पर है ये, ऊपरी जबड़े में। और किसके स्थान पर, इनसाइजर, इनसाइजर दांतों के स्थान पर। ठीक है, किसके स्थान पर पाया जा रहा है ये, इंसाइजर दांतों के स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, रूमिनेंट्स में कैनाइन दांत कैसे हैं, अनुपस्थित, अनुपस्थित है। ठीक है, अब देखो अगली चीज, घोड़े की बात करें। ठीक है, घोड़े का 30-30 बटे 30-30 हो गया, ये तो हो गया अस्थायी दंत विन्यास, जिसमें टोटल संख्या कितनी आ गई, 24। यदि स्थाई की बात करें तो स्थाई में 31-33 बटे 31-33 हो गया, टोटल संख्या कितनी हो गई, 40। ठीक है, यहां पर इसमें कैनाइन दांत आ गए। ठीक है, कैनाइन दांत क्या हो गए, उपस्थित हो गए। अब वहीं बात करें घोड़ी की, तो अस्थायी दंत विन्यास तो सेम है घोड़ा और घोड़ी में, लेकिन जो स्थायी दंत विन्यास है वहां पर घोड़ी के अंदर जो कैनाइन दांत हैं वो क्या रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जबकि घोड़े के अंदर ये जो कैनाइन दांत हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए जो घोड़ा है उसमें दांतों की संख्या कितनी है, 40, और घोड़ी के अंदर कितनी है, 36, क्योंकि ऊपरी जबड़े में एक कैनाइन दांत, निचले जबड़े में एक कैनाइन दांत, एक साइड में, तो दोनों साइडों में 4, तो इसलिए दांतों की 4 जो संख्या है वो दांतों में मतलब जबड़े में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो घोड़ी में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, और जबकि जो घोड़ा है, सॉरी, घोड़े में कैनाइन दांत उपस्थित होते हैं और घोड़ी में अनुपस्थित होते हैं। घोड़ी में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर। और जबकि घोड़े में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। ऊंट की बात करें तो ऊंट का दंत सूत्र क्या हो गया, अस्थाई वाला, 11-30 बटे 31-20, टोटल 22। वहीं स्थाई की बात करें तो 11-33 बटे 31-23, यानी कितने हो गए टोटल, 34। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कुछ हमें अलग से कुछ देखना है यहाँ पर। सुअर की बात करें तो सुअर का अस्थाई दंत विन्यास 31-31-40, यानी 31-40 बटे 31-40, यानी 32 हो गए अस्थाई में। और स्थाई दंत विन्यास में ये कितने हो जाते हैं, टोटल 44 हो जाते हैं। ठीक है, 31-43 बटे 31-43 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगला कुत्ता, कुत्ते का अस्थाई में 3130-3130, टोटल 28। स्थाई में 3142 और 3143, यानी 31-42 बटे 31-43, तो कितने हो गए, 42 हो गए। अब इन सभी दंत सूत्र में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो दांत हैं वो किस में पाए जा रहे हैं,
सूअर के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो दांत हैं वो किसके अंदर हैं? सूअर के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे कम की बात करें तो वो किसमें है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें हो गए? सुअर में। और सबसे कम किसमें हो गए? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में मात्र 32। और जो मुर्गी है या पक्षी हैं, उनमें दांत क्या रहते हैं? अनुपस्थित होते हैं। उनकी जगह पर क्या पाई जाती है? उनमें चोंच होती है, और चोंच के अंदर कोई दांत नहीं पाए जाते, ना तो अस्थाई और ना ही स्थाई। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी दंत विन्यास से संबंधित। और इससे संबंधित पॉइंट हो गए कि डेंटल पैड क्या है। जो गाय भैंस के जो ऊपरी जबड़े हैं उनमें इंसाइजर दांतों के स्थान पर ये पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम डेंटल पैड कहते हैं। और रूमिनेंट्स में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। इसी के साथ साथ घोड़ी में भी कैनाइन दांत उपस्थित होते हैं। लेकिन अब घोड़ी में तो है, लेकिन घोड़े में उपस्थित घोड़े में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये तो बात हो गई अपनी दंत विन्यास से संबंधित। ठीक है, अब देखो, ये कुछ पॉइंट हैं। डेंटल पैड के बारे में हमने बात करी ली। इंसाइजर दांतों के स्थान पर ऊपरी जड़े में चिक टीथ, किनको बोल रहे हैं हम? प्रीमोलर और मोलर दांतों को बोल रहे हैं। स्माइलिंग टीथ, इंसाइजर और कैनाइन दांतों को बोल रहे हैं। टसेज और टस्क टीथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टसेज किन्हें कहते हैं और टस्क किन्हें कहते हैं? देखो, जो टसेज हैं ये किस में पाए जाते हैं? घोड़ा और ऊंट में ये पाए जाते हैं। और टस्क किस में पाए जाते हैं? सुअर और हाथी। पहले टस्क की बात कर लेते हैं। जैसे हाथी है, हाथी के जो कहते हैं ना, हाथी के नकली दांत, तो जो दांत बाहर बड़े बड़े दांत जो निकले रहते हैं हाथी के, तो वो किसके का रूपांतरण है? वो टस्क टीथ उनको कहते हैं। और ये किसके के रूपांतरण? ये दोनों ही इंसाइजर दांतों के रूपांतरण होते हैं। किसके रूपांतरण है ये? इंसाइजर दांतों के। दोनों के दोनों ही इंसाइजर दांतों के रूपांतरण है। सुअर और हाथी में, घोड़ा और ऊंट में। घोड़ा और ऊंट में तो इसे बोल देते हैं टसेज, और सुअर और हाथी में इनको बोल देते हैं टस्क टीथ। तो हाथी की बात हो गई। हाथी में जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? टसेज, तो सॉरी, टस्क टीथ कहते हैं, बड़े होते हैं। और सुअर में, जब सुअर यंग एज अवस्था में आता है तो उसके इंसाइजर दांत आप देखते होंगे कि ऊपर के और नीचे के इस तरह से निकले हुए रहते हैं, ये बड़े बड़े दांत, जो कि चीड़ फाड़ ज्यादा कर देते हैं। यदि किसी पर सुअर अटैक कर दे तो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है और व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जो बाहर नुकीले दांत निकले रहते हैं सुअर के, वो क्या कहलाते हैं? टस्क टीथ कहलाते हैं। और हाथी के जो बड़े बड़े, जिनको हम नकली दांत के नाम से जानते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? टस्क टीथ कहलाते हैं। अब जो घोड़ा और ऊंट है उनमें ये टसेज पाए जाते हैं। आप तो ये याद रखें कि घोड़े और इनमें इंसाइजर जो जानते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? टसेज कह देते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, वहां पर नाम से पूछता है कि जो टसेज टीथ हैं वो निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित होते हैं? ठीक है, तो किससे संबंधित होंगे? ये घोड़ा और ऊंट से। और जबकि क्या बोलेंगे उनको, हाथी और सुअर से जो संबंध रहेंगे वो टस्क रहेंगे। ठीक है, मिडिल टीथ हम बात कर चुके हैं। जो सीप की ब्रीड बात कर रहे थे हम, कि जो सुअर का बच्चा होता है शुरुआत में पैदा होते ही, तो उसके जो दांत होते हैं शुरुआत में कैसे होते हैं? नुकीले, बिल्कुल पिन की तरह होते हैं, नुकीले होते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? मिडिल टीथ कह देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा नुकीले होते हैं। अगला है वॉल्फ टीथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। वो भी यहाँ भी बस इतना ही पूछता है ज्यादातर कि वॉल्फ टीथ किस प्रजाति से संबंधित होते हैं। तो घोड़ा और ऊंट, इससे ही ये भी संबंधित होते हैं। टसेज और वुल्फ टीथ दोनों ही किससे संबंधित होते हैं? घोड़ा और ऊंट से संबंधित होते हैं। अब होते कौन से दांत हैं ये वुल्फ टीथ? तो अवशेषी। कैसे दांत हैं ये? अवशेषी।
और कौन से नंबर के हैं अवशेषी? फर्स्ट प्रीमोलर। प्रीमोलर के रूपांतरण है। ठीक है। और कैसे होते हैं ये? खूंटे के जैसे या खूंटी के समान ये होते हैं, यानी ब्लंट एंड होता है, खूंटा या खूंटी के समान। ब्लंट होते हैं, यानी नुकीले नहीं होते ये। कैसे होते हैं? ब्लंट या भौंतरे होते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्रस्टेज और वुल्फ टीथ दोनों ही किससे संबंधित हैं? घोड़ा और ऊंट से संबंधित होते हैं। और टस्क टीथ किससे संबंधित होते हैं? सुअर और हाथी से। ठीक है। तो ये बात हो गई दांतों से संबंधित। अब घोड़े से संबंधित और आ जाते हैं। चलो पहले दूसरी टर्मोलॉजी बात कर लेते हैं। अब एक टर्म आती है, पूछी जाती है, किसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है आपका, कि अलग अलग जानवरों की जो फुल माउथ कंडीशन बोला जाता है इसे, कि फुल माउथ कंडीशन किसे कहते हैं? किसी भी जानवर की, किसी भी जानवर की वह उम्र जब उसके मुंह में या जबड़े में सभी दांत उपस्थित हों, जो भी कौन से? स्थायी वाले। ठीक है। पशु की वह उम्र जब उसके मुंह में सभी स्थायी दांत उपस्थित होते हैं या आ जाते हैं, तो वह उम्र उसकी क्या कहलाती है? फुल माउथ कंडीशन कहलाती है। क्योंकि सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? अस्थायी दांत आते हैं। उसके बाद अस्थायी दांत उखड़ना शुरू होते हैं। उसके बाद फिर अस्थायी दांतों के स्थान पर स्थायी दांत आते हैं। ठीक है। तो स्थायी दांतों के आने के बाद फिर प्रीमोलर और मोलर, जो मोलर दांत सबसे बाद में आते हैं। ठीक है। तो जब सभी पूरा जबड़ा भर जाता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है? फुल माउथ कंडीशन कहलाती है। और जो ये फुल माउथ कंडीशन है, अलग अलग जानवरों में अलग अलग होती है। गाय भैंस की बात करें तो किस उम्र में फुल माउथ कंडीशन आती है? 5 वर्ष की आयु में फुल माउथ कंडीशन आती है। भेड़ की बात करें तो 4 वर्ष की आयु में। बकरी में 4 से 5 वर्ष की आयु में फुल माउथ कंडीशन आती है। घोड़े में 4.5 से 5 वर्ष की आयु में। और ऊंट में 7। ये पहले पूछा जा चुका है, ऊंट वाला, कि ऊंट में फुल माउथ कंडीशन किस उम्र पर होती है? तो कितने पर होती है? 7 वर्ष पर होती है। क्योंकि इसमें पहले 5 वर्ष भी इसको मान रहे थे, या 5 से 7 कर रहे थे, लेकिन 7 इज मोर करेक्ट। ठीक है। तो अब इसको आप याद रखें कि पहले इस जगह से क्वेश्चन आ चुका है, तो वह टॉपिक थोड़ा सा हॉट लाइन में आ जाता है कि भाई ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि यहाँ से क्वेश्चन दोबारा बन सकता है। ठीक है। तो गाय भैंस में 5 वर्ष हो गई, भेड़ में 4 वर्ष हो गई, ठीक है, बकरी में 4 से 5 वर्ष हो गई, और घोड़े में 4.5 से 5। तो घोड़े का थोड़ा सा याद करके रखें अब। ठीक है। तो घोड़े का थोड़ी संभावना है कि भाई घोड़े का ये पूछ सकता है। ठीक है, 4.5 से 5 वर्ष। ठीक। ये बात। अब है ब्रोकन माउथ कंडीशन और गमर। ब्रोकन माउथ कंडीशन किसे कहते हैं? किसी भी जानवर के उम्र की वह अवस्था जिसमें उसके सभी दांत आ गए, तो वो तो कहला रही थी फुल माउथ कंडीशन। लेकिन अब जब उसके स्थायी दांत टूटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, ठीक है, जानवर के उम्र की वह अवस्था जब उसके स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? ब्रोकन माउथ कंडीशन कहलाती है। ठीक है। उम्र की वह अवस्था जब स्थायी दांत गिरने या टूटने लग जाए, लग जाते हैं। ठीक है। तो अवस्था क्या कहलाती है? ब्रोकन माउथ कंडीशन कहलाती है। कहते हैं ना कि भाई मुंह तोड़ दूंगा, तो मुंह टूटने पर क्या होता है? भाई दांत ही टूटेंगे, मुंह तो क्या टूटेगा? अंदर जब जबड़े पे दिया जोर से तो क्या टूटेगा? दांत। तो भाई मुंह टूटा यानी ब्रोकन माउथ हुआ, तो ब्रो मुंह के अंदर क्या चीज टूटी? दांत। तो आप इससे याद रखें कि भाई मुंह टूटने पर क्या टूटेगा? दांत। और कौन से? भाई छोटे बच्चे का तो क्या है, ठीक है, बड़ों में लड़ाई होती है। ठीक है, कहने भाई मुंह तोड़ने के बाद जो करता है वो क्या है? बड़े लोग कर रहे हैं। ठीक। तो
यानी यंग अवस्था में, उसके जब सभी स्थायी दांत आ गए। तो स्थायी दांतों के उम्र की व्यवस्था, जब उसके स्थायी दांत टूटने लग जाए तो व्यवस्था क्या कहलाती है? ब्रोकन माउथ कंडीशन कहलाती है। अब गमर क्या कहलाती है? यानी उम्र की वह अवस्था, कोई भी जानवर है, उम्र की वह अवस्था जब उसके सभी दांत टूट जाएं, ठीक है, या गिर जाएं, ठीक है, या ये कहें गमर का मतलब क्या हो गया? पोपला, मुंह कैसा हो गया? पोपला, यानी मुंह में कोई भी दांत उपस्थित नहीं रहा, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? गमर या जिमर कहलाती है। ठीक है। पहली तो है ब्रोकन माउथ कंडीशन, जिसमें दांत टूटना शुरू होते हैं, और जब टूटते टूटते सभी दांत टूट गए तो व्यवस्था क्या कहलाती है? गमर कहलाती है। ठीक है। अगला है डेंटल स्टार। तो डेंटल स्टार और गैल्वियन ग्रुव, डेंटल स्टार और दूसरा हो गया गैल्वियन ग्रुव। तो दोनों ही किससे संबंधित हैं? घोड़े से संबंधित होती हैं। ठीक है, डेंटल स्टार और गैल्वियन ग्रुव। अब ये जो डेंटल स्टार है कौन से दांतों में पाया जाता है? इंसाइजर दांतों में पाया जाता है। ठीक है। इंसाइजर दांतों में कहा? उसकी जो, जहां चबाने वाली सतह होती है उस पर पाया जाता है, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है। तो उसका जो बेस है, चबाने वाली जो जगह है वहां पर पाया जाता है। ठीक है। कैसा होता है? पीले रंग का, यानी धब्बे के रूप में हो सकता है। अब स्टार बोल रहे हैं तो मतलब इसकी जो धब्बा तो है ही है इस तरह से पीले रंग का, लेकिन उससे साइड से जब कभी कभी इस तरह से रेखाएं निकल जाती हैं तो कैसा लगता है? स्टार की तरह, स्टार शेप में, यानी नॉर्मली धब्बे के रूप में होता है, लेकिन इसके कुछ किनारे से बन जाते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है? तारे के समान या स्टार के शेप में दिखाई देता है। तो यदि किसी दांत में कोई स्टार बन गया तो उसे बोलते हैं डेंटल। पीले रंग का निशान होता है। कौन से दांत में होता है? इंसाइजर दांत में होता है। अब इंसाइजर ऊपरी जबड़े में भी है और निचले जबड़े में भी है, तो कौन से जबड़े के? निचले जबड़े के। कौन से जबड़े के? निचले जबड़े के। ये दांतों में पाया जाता है, इंसाइजर दांतों में पाया जाता है। और अब निचले जबड़े, जैसे देखो, अब घोड़े की बात करें तो घोड़े में इंसाइजर दांत हम कितने पढ़ रहे थे? 3 पढ़ रहे थे। ठीक है। देखो, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर इंसाइजर दांत हैं। घोड़ा ये आ गया, 3 पेयर होते हैं, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड। फर्स्ट पेयर लेफ्ट का, फर्स्ट पेयर साइड का। ठीक है। पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। ठीक है। सेंटर से बढ़ते हैं, सेंटर, मीडियल और कॉर्नर। तो इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंसाइजर, सेकंड इंसाइजर और थर्ड इंसाइजर या कॉर्नर इंसाइजर। ठीक है। अब इनमें भी जो बनता है ये, तो सबसे पहले जो डेंटल स्टार बनता है वो फर्स्ट इंसाइजर में बनता है। जो धब्बा प्रकट होता है पहले, जो पीले रंग का जो धब्बा है, ये स्टार शेप जो है, तो कौन से जबड़े में है? निचले जबड़े के। ठीक है। और कौन से इंसाइजर में? फर्स्ट में। तो फर्स्ट इंसाइजर, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड, इनमें ये प्रकट होता है। अब इनकी बात करें तो 8 साल यानी 8 ईयर की एज पर तो ये प्रकट होता है फर्स्ट इंसाइजर में, और 9 ईयर की एज पर प्रकट होता है ये सेकंड में, और 10 ईयर की जो एज है उस पर ये प्रकट होता है। जो डिब्बा बनता है वो कौन से में बनता है? थर्ड इंसाइजर में बनता है। थर्ड पेयर का जो इंसाइजर होता है निचले जबड़े का, उसमें ये बनता है। ठीक है। डेंटल स्टार जो है इंसाइजर दांतों में बनता है, निचले जबड़े के इंसाइजर दांतों में बनता है। येलो कलर का धब्बा होता है, स्टार शेप में होता है, या सिंपल धब्बे के रूप में हो सकता है। ठीक है। अब पहला जो इंसाइजर दांत में बनेगा तो 8 साल में। ठीक है। सेकंड में बनेगा बीच वाले में तो 9 ईयर की एज पर, और थर्ड में बनेगा तो वो 10 साल की उम्र पर बनेगा। अब अगला है बेल्वियन ग्रुव।
अब ये भी जो घोड़ा है उसके दांतों का विशेष लक्षण होता है। अब ये प्रकट होती है सब ऊपरी जबड़े के दांतों में। कौन से में? ऊपरी जबड़े, ये याद रखना है बस। कौन से जबड़े के दांतों में है ये? ऊपरी जबड़े के दांतों में उपस्थित होती है। और प्रकट भी होती है तो कौन से? थर्ड इंसाइजर दांतों में प्रकट होती है। ये तो हो रही है कौन से? निचले जबड़े के दांतों में। और जो भी कौन से? इंसाइजर में होने को, ये भी इंसाइजर में बन रहे हैं दोनों, डेंटल स्टार और गैल्वियन ग्रूव इंसाइजर दांतों में बन रहे हैं। लेकिन डेंटल स्टार तो बन रहा है निचले जबड़े के दांतों में, इंसाइजर दांतों में, और गैल्वियन ग्रूव बन रही है कहां पर? ऊपरी जबड़े के थर्ड इंसाइजर दांतों में पाई जाती है। ठीक है। इसके बनने का भी जो क्रम है वो अलग अलग एज पर होता है। जैसे बनने की शुरुआत हुई, ठीक है, ऊपरी जबड़ा है, मान लो ये घोड़े का, ठीक है। अब इंसाइजर की बात करें, ये बिल्कुल सेंटर लाइन हो गई, ये पहला इंसाइजर दांत हो गया मान लो, ये सेकंड हो गया, और ये हो गया थर्ड इंसाइजर। ठीक है। अब दोनों तरफ के होंगे, इसी तरह से इधर का पहला हो गया, इधर का दूसरा हो गया, और इधर का तीसरा हो गया। ठीक है। तो ये इंसाइजर दांत हो गए, तीन इधर के तीन इधर के, यानी फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया, और थर्ड पेयर ये हो गया। ठीक है। थर्ड इंसाइजर दांत ये होते हैं। तो जो थर्ड इंसाइजर दांत होता है, मान लो ये दांत है इस तरह से, ठीक है, तो इस दांत में ये बनना शुरू होती है। शुरुआत में इस तरह से हल्की सी लाइन बनती है मसूड़े के पास, फिर ये मीडियल भाग तक पहुंच जाती है धीरे धीरे, फिर उसके बाद ये पूरे भाग में बन जाती है। ठीक है। उसके बाद एक एज के बाद ये पहले ऊपर से मिटना शुरू होती है। मान लो इस तरह से ये दांत है, तो कुछ समय बाद ये ऊपर की तरफ नहीं पाई जाएगी, या नीचे नीचे के भाग में पाई जाएगी। फिर ये पूरे दांत से गायब हो जाती है। तो ये भी क्या है कि गैल्विन ग्रुप का पाए जाना और डेंटल स्टार का पाए जाना घोड़े के अंदर उम्र को पता लगाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये होता है गैल्विन ग्रुप और डेंटल स्टार के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं पूरा, बस अगले 5 से 7 मिनट में। देखो, तो पहला तो है जानवरों की पहचान के तरीके। पहचान के दो प्रकार के तरीके हैं मुख्य रूप से, कौन कौन से? स्थायी और अस्थायी। ठीक है। तो जो स्थायी तरीका है, स्थायी तरीके में मुख्य रूप से कौन कौन से आ जाते हैं अपने? गोदना, दागना, कान कतरना। ठीक है, ये मुख्य रूप से होते हैं। देखो, तो गोदने में टैटूइंग, टैटू बना रहे थे ब्रांडिंग में, गर्म करके, चाहे वो हम आग से कर रहे हैं या फिर LN2 से, लिक्विड नाइट्रोजन से कर रहे हैं, या ड्राई आइस से कर रहे हैं, तो उससे हम गर्म कर करके दाग रहे थे। जैसे अ, ये तो हो गया टैटूइंग का। टैटूइंग इंक, टैटूइंग मशीन, और टैटूइंग नंबर, ये कैसी जगह पर की जाती है? जो हल्के रंग के जानवर होते हैं उनमें मुख्य रूप से उपयोगी होती है ये। लेकिन गाय भैंस की बात करें तो पूंछ के नीचे या कान के अंदर इसको किया जाता है। ठीक है। दूसरा ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग अंक होता है, इसको गर्म करते हैं, या तो कोल्ड हॉट मेथड के द्वारा या कोल्ड मेथड के द्वारा, और जानवर के मेनली कई वाले रीजन में इसको दागा जाता है, जिससे क्या होता है वहां पर एक नंबर बन करके आ जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हॉट ब्रांडिंग है उसमें त्वचा को जब जलाते हैं तो उस समय जो हेयर फॉलिकल हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे उस जगह पर बाल नहीं आते हैं। जबकि जो कोल्ड ब्रांडिंग है वहां पर हेयर फॉलिकल तो नहीं खराब होती हैं या नहीं जलती हैं, लेकिन जो मेलेनिन बनाने वाली सेल हैं, मेलेनोसाइट हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर सफेद रंग के या हल्के रंग के बाल आते हैं। कान कतरना मुख्यतः सुअरों में उपयोगी है, और वी शेप में कानों को कतरा जाता है। ठीक है। टैगिंग मशीन अस्थायी तरीका है। तो दो प्रकार के टैग होते हैं, सेल्फ पियर्सिंग और नॉन सेल्फ पियर्सिंग। टैगिंग मशीन के द्वारा जो सेल्फ पियर्सिंग टैग है डायरेक्ट कान के अंदर लगा दिया जाता है, अलग से छेद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो नॉन सेल्फ पियर्सिंग होते हैं उनमें पहले टैगिंग मशीन के द्वारा छेद किया जाता है कान के अंदर, उसके बाद टैग को लगाया जाता है।
अब जो टैग है वो दो तरह के होते हैं, प्लास्टिक का बना भी हो सकता है और धातु का बना भी हो सकता है। तो ये तरीका होता है इस तरह से करने का। अब उम्र ज्ञात करने की बात करें, अस्थायी तरीकों में हमने बात कर ही ली थी कि अस्थायी जो तरीके हैं, देखो, गले में चैन बांधना, शरीर पर रंगीन धब्बे, बालों की कटिंग, बालों को रंगना, सींग व खुरों पर निशान, पैरों में छल्ले, कानों में टैग लगाना, विंग एंड लेग बैंड जो कि पक्षियों में उपयोगी है। आजकल एक नई तकनीक काम में ली जाती है, मजल प्रिंटिंग, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के द्वारा, जिसमें स्कैनर के द्वारा चिप का जो नंबर है वो स्कैन कर लिया जाता है और जानवर की पहचान कर ली जाती है। देखो, अब उम्र की बात करें तो मुख्य रूप से अभिलेखों के द्वारा कोई भी रिकॉर्ड है, जहां पर उसको देख करके पता लगा लेते हैं। शरीर के आकार को देखकर, शरीर के वजन के द्वारा केवल अनुमान लगाया जाता है कि भाई जानवर की उम्र इतनी हो सकती है। लेकिन सींगों की वलय के द्वारा और दंत सूत्र के द्वारा मतलब अधिक सही तरीके से जानवर की उम्र का पता लगाया जाता है। सींग वलयों में बात करें तो जो पहली सींग वलय है किस उम्र पर बनना शुरू होती है? 2 वर्ष के बाद बनना शुरू होती है। एक सींग वलय को बनने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष का लगता है। पहली सींग वलय कितनी उम्र पर बन जाती है? 3 वर्ष की उम्र पर बन जाती है। केवल ये चीज है यहाँ पर। दंत विन्यास में क्या देखते हैं? अस्थायी और अस्थायी दांतों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उम्र का पता लगाते हैं। दांत 4 प्रकार के हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो पहले जो इंसाइजर और कैनाइन दांत हैं उनको स्पाइनल टीथ बोलते हैं, और प्रीमोलर और मोलर दांत को क्या बोलते हैं? हम चिक टीथ के नाम से जानते हैं। ये जो सूत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि एक तो जो रूमिनेंट्स हैं, गाय भैंस हो गई, उनमें इंसाइजर दांतों के स्थान पर ऊपरी जबड़े में एक हार्ड पैड पाया जाता है जिसे बोलते हैं डेंटल पैड के नाम से जाना जाता है। रूमिनेंट्स में ही सबसे कम दांत किसमें पाए जाते हैं? गाय भैंस भेड़ बकरियों में पाए जाते हैं। दूसरा है, घोड़े में कैनाइन दांत उपस्थित होते हैं, जबकि जो घोड़ी है उसमें कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है कि सुअर में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 44 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। जो दंत सूत्र लिखा जाता है वो आधे जबड़े का लिखा जाता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। टसेज और वुल्फ टीथ दोनों ही घोड़ा और ऊंट में पाए जाते हैं, और टस्क टीथ सुअर और हाथी में पाए जाते हैं। ठीक है। टसेज और टस्क इंसाइजर दांतों के रूपांतरण से बनते हैं, जबकि वोल्फ टीथ जो बनते हैं अवशेषी प्रकार के दांत हैं और फर्स्ट प्रीमोलर के रूपांतरण से बनते हैं। और ये कैसे होते हैं? ब्लंट होते हैं, भौंतरे होते हैं। फुल माउथ कंडीशन किसी भी जानवर की उम्र की वह अवस्था जब उसके मुंह में सभी स्थायी दांत उपस्थित होते हैं या सभी स्थायी दांत आ जाते हैं, तो वह उम्र क्या कहलाती है? उस जानवर की फुल माउथ कंडीशन कहलाती है, जो कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग होती है। गाय भैंस में 5 वर्ष, भेड़ में 4, बकरी में 4 से 5, घोड़े में 4.5 से 5, ऊंट में 7। ऊंट वाला पहले पूछा जा चुका है, तो आप ऊड़ा का मुख्य रूप से याद करके रखें, 4.5 से 5 साल। नेक्स्ट, ब्रोकन माउथ कंडीशन, मुंह टूटना। मुंह में क्या टूटेंगे? दांत। इसमें टूटेंगे वयस्क में। ठीक है। तो किसी भी जानवर की वह उम्र जब उसमें स्थायी दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है या टूटना शुरू हो जाते हैं, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? ब्रोकन माउथ कंडीशन कहलाती है। गमर यानी उम्र की वह अवस्था जब उसके सभी स्थायी दांत क्या हो गए? टूट गए, यानी पोपला हो गया, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? गमर कहलाती है। डेंटल स्टार और गैल्वियन ग्रूव दोनों ही इंसाइजर दांतों से रिलेटेड हैं, और घोड़े में पहचान का मुख्य तरीका, या ये कहें कि घोड़े की उम्र का इनके द्वारा निर्धारण सकते हैं, डेंटल स्टार द्वारा और गैल्वियन ग्रूव द्वारा। दोनों ही इंसाइजर दांतों से रिलेटेड हैं। जो डेंटल स्टार है वो निचले जबड़े के इंसाइजर में पाई जाती है, और गैल्वियन ग्रूव ऊपरी जबड़े के इंसाइजर दांतों में पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी जो जो लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं अपने ऑनलाइन कोर्स को, वो अपने इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद केवल ये जो अपने रजिस्टर्ड जो लोग रहेंगे उन्हीं के लिए ही ये अवेलेबल रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।